Hello everyone. Today we are going to discuss the measures of central tendencies. तो पहले ये देखते हैं कि what is measures of central tendencies. किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जो डेटा कलेक्शन होता है उसमें जो भी वैल्यूज हमें मिलती है उन वैल्यूज में एक टेंडेंसी होती है टुवर्ड्स सेंटर। जो एक वैल्यू होती है उसके सेंटर के अराउंड वो सारी वैल्यूज होती है। तो वो जो टेंडेंसी है दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। और उसको मेजर उसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी हम तरीके यूज करते हैं दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? It is found that values of variable tend to concentrate around some central value of observation of an investigation which can be taken as the representative for the whole data. This tendency of distribution is known as central tendency, and the measures devised to consider this tendency is known as measures of central tendency. So there are three types of measures of central tendency. First one is mathematical average. Second one is average of position, and the third one is partition value. मैथमेटिकल एवरेज को फिर से हमने डिवाइड किया अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड क्वाड्रेटिक मीन। उसके बाद अर्थमेटिक मीन में सिंपल अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन एंड वेटेज अर्थमेटिक मीन। इसी तरीके से हार्मोनिक मीन में सिंपल एंड वेटेज, एंड इसी तरीके से ज्योमेट्रिक में सिंपल एंड वेटेज। एवरेज ऑफ पोजीशन को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, मीडियन एंड मोड। इसी तरीके से पार्टीशन वैल्यू क्वार्टाइल, क्वांटाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। एक एक करके हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि एक एक करके कि किस तरीके से हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मीन है या मीडियन है या मोड है या डिसाइड है या परसेंटाइल है, किस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है, वन बाय वन हम ये डिस्कस करेंगे। ओके। सबसे पहले फर्स्ट हम क्या देखेंगे, मैथमेटिकल एवरेज। और मैथमेटिकल एवरेज में फर्स्ट क्या है हमारा, अर्थमेटिक मीन। मैथमेटिकल एवरेज क्या है? मैथमेटिकल एवरेज जो सिंपल आप अर्थमेटिक एवरेज कैलकुलेट करते हैं दैट इज मैथमेटिकल एवरेज। तो हम देखते हैं पहले इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो पहले हम देखेंगे क्या सिंपल अर्थमेटिक मीन की सिंपल अर्थमेटिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन में डेटा हमारे पास दो तरीके का है, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा दो तरीके का हो गया। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट सीरीज एंड द सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है। अनग्रुप डेटा के लिए हम किस तरीके से क्या फॉर्मूला यूज करना है सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए, तो दिस इज समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। जितने भी वेरिएबल्स दिए गए हैं सबका समेशन डिवाइडेड बाय काउंट, जितना वेरिएबल है 1 और 2 और जो भी है। इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए समेशन ऑफ एफ एन अपॉन समेशन ऑफ एफ। ठीक है। तो जो भी हमें मीन कैलकुलेट करना है दैट इज कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स। और फॉर अनग्रुप डेटा क्या हो गया, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। फॉर डिस्क्रीट सीरीज समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, एंड फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज समेशन ऑफ एफ एम अपॉन समेशन ऑफ एफ। अब वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमें ये कैलकुलेट करना है। ओके। ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से इसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है
पहले हम अनग्रुप डेटा के लिए देखेंगे अनग्रुप डेटा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है? हीमोग्लोबिन परसेंटेज ऑफ 10 पेशेंट्स suffering from AIDS was recorded as 5.2 mg, 5.3 mg, 5.6 mg, 5.7 mg, 5.4 mg, 5.2 mg, 5.3 mg, 5.3 mg, 5.4 mg and 5.2 mg. Find out the mean hemoglobin percentage. ठीक है, तो पहला चीज क्या हुआ कि डेटा किस तरीके का है, क्योंकि हमें इसमें एक सिंगल वैल्यूज दी गई है, इसमें हमें वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं दी गई है या क्लास इंटरवल में नहीं दिया गया है, एक हमें इस तरीके का डेटा दिया गया है। तो ये क्या हुआ? अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एन। समेशन एक्स क्या हो गया? ये है x1, x2, x3, x4, x5, x6, ओके एंड सो ऑन। और नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n की वैल्यू क्या हो गई? 10। समेशन ऑफ x अब हमें करना है। समेशन ऑफ x क्या है? 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.6 5.7 plus 5.4 plus 5.2 plus 5.3 plus 5.4 plus 5.2 और नंबर कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो n की वैल्यू क्या हो गई? 10। x1 x2 हमने जो भी हमारे x1 अपॉन n 10 वैल्यू तक दिए गए थे वो हमने कैलकुलेट करा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो द वैल्यू इज 53.6 डिवाइडेड बाय 10, सो ng। ठीक है, ये हो गया मीन फॉर अनग्रुप डेटा। बहुत सिंपल है, समेशन ऑफ x अपॉन समेशन ऑफ n। अब क्या देखेंगे इसके बाद हम? मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। So mean for discrete series. ठीक है, इसके लिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ, एक ये दिया गया है रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ठीक है, एक न्यूमेरिकल दिया गया है। इसके लिए हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम इज वेरिएबल दैट इज x, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दैट इज f,
और डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, यानी हमें समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए, यानी एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स पहले हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं अपनी टेबल में। 2, 16, 20, 30, 39, 40, 45, 49, 50 50 रख लेते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या है? 3, 4, 7, 7, 1, 3, 5, 1, 2। अब इस कॉलम में क्या जाएगा? एफ एक्स, यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो गया 64, इसके बाद ये हो गया 140, ये हो गया 210, 39, 120, 225, 49 एंड 100। ठीक, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी इन सबको हमको टोटल करना है, टोटल वैल्यू करनी है हमें। क्या हुआ? 6, 4, 10, 9, 19, 19 और 5 कितना हुआ? 24 और 9 यानी कि 33। तो ये आया 6, 4, 10, 10, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 22 और 3, 25, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो मीन क्या, फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ भी यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आ रहा है? 4, 3, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33। ओके, तो दैट इज 953 डिवाइडेड बाय 33। सो कैलकुलेटर से कर दे रही हूँ अभी। So 953 divided by 33, that is 28.87। ठीक है, क्लियर है? डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या तरीका है? वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? पहले एफ एक्स कैलकुलेट करना है, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, उसके बाद समेशन और समेशन ऑफ एफ। जो आपको फॉर्मूला दिया गया है इसके लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए, उसके क्या क्या रिक्वायर्ड चीजें हैं वो हम अपनी टेबल से उसको कैलकुलेट करेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ एक्स 953 एंड समेशन ऑफ एफ इज 33, डिवाइड किया, दैट इज 28.87। ओके, सो द नेक्स्ट इज फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए किस तरीके से सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाता है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एफ एम अपॉन समेशन ऑफ एफ। ओके, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से इसको हमें, हाँ, so the numerical क्या है? Rate of respiration of 50 fishes of a species and their frequencies are given in continuous series. Find out the mean of this experimental data. तो rate of respiration and frequency, okay, 1 to 10, 11, 20, 11, 21 to 37, 31 to 44, 41 to 50 स्टेप। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एफ एम अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो पहले हम टेबल बनाते हैं। रेट ऑफ रेस्पिरेशन 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30,
31 to 40, 41 to 50। अब हमें क्या चाहिए? m। m का मतलब क्या है? जो भी आपका ये क्लास इंटरवल दिया गया है इसकी मिड वैल्यू। ठीक है, तो मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 11 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 21 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, 31 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, 41 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो 1 प्लस 10 11, 11 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5.5। ये क्या हो गया? 20 प्लस 11 दैट इज 31 और डिवाइडेड बाय 2 सो 15.5। इसी तरीके से ये क्या हो गया? 51 तो डिवाइडेड बाय 2 तो ये क्या हुआ? 25.5। इस तरीके से 35.5 एंड 45.5। ये हमने क्या कैलकुलेट करा? ये हमने कैलकुलेट किया है m यानी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की? क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2। ये लोअर लिमिट हो गई और ये क्या हो गई? ये लोअर लिमिट है और ये क्या है? अपर लिमिट। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 हमने m कैलकुलेट किया। इसके बाद हमें क्या चाहिए है? fm यानी f मल्टीप्लाई बाय m। सो फ्रीक्वेंसी पहले लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे f लिख लेते हैं। f क्या है? 3, 11, 7, 4 m। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? fm यानी 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 15.5 मल्टीप्लाई बाय 11, 25.5 मल्टीप्लाई बाय 7, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 45.5 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, कितना आएगा? 15, 16। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद है फिर क्या आएगी वैल्यू? वन 170.5। इसमें क्या आया? हो गई। फिर क्या है? 35, 35, 32, 3, 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 178। फिर क्या आया? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 3 चौ 12, 13 14। एंड दिस इज 4, 5, 5। तो ये है, ये है, ये। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? समेशन ऑफ एफ एम अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? समेशन ऑफ एफ पहले देखते हैं कितना आ रहा है। तो 11, 3, 14, 14, 4, 18, 18, 10, 28 और 7 कितना हुआ? 35। ठीक है, इसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ अभी। तो कितना है? 16.5 प्लस 170.5 प्लस 178.5 प्लस 142 प्लस 455 962। समेशन ऑफ एफ एम आया है हमारा 962.5। सो द मीन इज समेशन ऑफ एफ एम अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो 962.5 डिवाइडेड बाय 35। 962.5 divided by 35. So the answer is 27.5. ओके, क्लियर है? तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए मीन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? आपको पहले क्लास इंटरवल के से का मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, दैट इज m हो जाएगा। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी और m का मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा? समेशन ऑफ एफ एम और यहाँ पर समेशन ऑफ f एंड द फॉर्मूला इज समेशन ऑफ एफ एम अपॉन समेशन ऑफ f। बस फॉर्मूले पे आपको अपनी चीजें पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर। ओके, ये क्या था? ये था सिंपल अरिथमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज एंड फॉर द अनग्रुप्ड डेटा। ये था सिंपल अरिथमेटिक मीन। अब कंबाइंड अरिथमेटिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं?
कंबाइंड मीन में क्या होता है कि आपको दो मीन ऑलरेडी दिए गए हैं, उनका आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा। n1 प्लस, ठीक है, ये क्या हुआ, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का मीन, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन का मीन, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल है इसमें, इफ द मीन लेंथ ऑफ, क्वेश्चन क्या है, इफ द mean length of a group of 40 earthworms is 65 centimeter, and the mean length of other group, and the mean length of the other group of 50 earthworms is 60 centimeter. Find out the combined mean. ठीक है, तो जैसा मैंने फॉर्मूला लिखा है x1, यानी ये पहली ऑब्जर्वेशन का मीन। तो इफ द मीन लेंथ ऑफ अ ग्रुप ऑफ 40 अर्थवॉर्म इज 65, फर्स्ट मीन क्या है हमारा 65, सो x1 इज 65, और n की वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ ग्रुप ऑफ 40 अर्थवॉर्म्स, कितने हो गए अर्थवॉर्म्स 40, प्लस द मीन लेंथ ऑफ अदर ग्रुप ऑफ 50 अर्थवॉर्म इज 60 सेंटीमीटर, सो द x2 बार इज 60 मल्टीप्लाई बाय कितने अर्थवॉर्म का ग्रुप है 50, ठीक है, और 40 प्लस 50, ठीक है। सो कैलकुलेट करते हैं, प्लस कितना हुआ ये 9, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, इसकी वैल्यू आएगी 62.2 सेंटीमीटर, 62. ठीक है, तो कंबाइंड मीन में आपको क्या करना है, दो आपको मीन, सिंपल मीन दिए गए हैं, x1 बार प्लस n1, फिर x2 बार मल्टीप्लाई n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, n1 n2 क्या है ऑब्जर्वेशंस है, कितने ऑब्जर्वेशंस है, और x1 बार x2 बार क्या है फर्स्ट का मीन और ये सेकेंड का मीन है, ठीक है। ये हो गया आपका अरिथमेटिक मीन कंप्लीट। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें आपको लॉग टेबल यूज करनी होती है और लॉग टेबल एग्जाम में नहीं दी जाती है, इससे ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन नहीं आता है, फिर भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं उसका। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूले क्या होंगे, फॉर अनग्रुप डेटा एंड फॉर ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का एंटी लॉग लॉग एक्स ऑन एन, ठीक है। फिर ग्रुप डेटा में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या है, discrete series and continuous series। तो discrete series का फॉर्मूला क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन का
anti-log summation of f multiplied by log x upon summation of f. ठीक है, इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए यहां नीचे लिख रही हूं मैं, ये हो गया एंटी लॉग summation of f log m divided by summation of x. ठीक है, ये किसके लिए हो गया? ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन का, ये फॉर्मूले हो गए। ये आपको एग्जाम में नहीं आता है क्योंकि लॉग टेबल नहीं दी होती है, लॉग वैल्यूज नहीं दी होती है, इसलिए सिर्फ फॉर्मूला आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हार्मोनिक मीन।